हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम क्लास में बात करेंगे जैविक खेती की, इसकी परिभाषा, महत्व एवं भविष्य की। साथ ही इसकी किसके मुख्य सिद्धांत कौन से होते हैं, जीवाश्म खाद और उनका वर्गीकरण को देखेंगे। साथ ही कुछ खादों की बात करेंगे, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट बनाने की विधियाँ एवं नेडेफ विधि के बारे में और वर्मी कंपोस्ट के बारे में। चलिए आइए देखते हैं इस क्लास के अंदर। गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर 2 जैविक खेती। इसमें हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की, महत्व, उसका भविष्य और किस प्रकार जैविक खेती की जाती है। बात करें इसकी परिभाषा की तो जैविक कृषि एक ऐसी पद्धति है जो रसायनों के बिना पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है, यानी बिना किसी उर्वरक, कीटनाशी या किसी भी रसायन का प्रयोग किए बिना खेती करना क्या कहलाता है, जैविक खेती। और जैविक खेती करना इतना आसान नहीं है, 1-2 साल में नहीं हो पाता। इसके अंदर लगातार 3 से 4 साल तक आप बिना रसायनों के, और साथ में पड़ोसी जो होते हैं अपने, उनको भी किसी प्रकार का रसायन उपयोग नहीं करने देना है। इस प्रकार जो खेती करते हैं तो 3-4 साल बाद जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो क्या होता है, जैविक होता है। नेक्स्ट है FAO के अनुसार देखते हैं, यह एक संपूर्ण उत्पादन प्रबंधन पद्धति है जो जैव विविधता, जैविक चक्र और मृदा की जैविक क्रियाओं को बढ़ाती है। परीक्षा बिंदु की दृष्टि से बार बार पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है, आधुनिक जैविक खेती के प्रणेता या पिता कौन है? सर अल्बर्ट हॉवर्ड, 1930, इंग्लैंड। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द किसने दिया था? सर्वप्रथम लॉर्ड वॉल्टर नॉर्थबॉर्न ने 1940 में अपनी पुस्तक लुक टू दी लैंड में। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोडायनेमिक फार्मिंग के पिता कौन है? तो रुडोल्फ स्टेनर। नेक्स्ट बात करें जैविक खेती के मुख्य सिद्धांतों की, तो पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य का सिद्धांत। स्वास्थ्य का सिद्धांत, मृदा, पौधे, पशु और मानव का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा है। दूसरा है पारिस्थितिकी का सिद्धांत, पारिस्थितिकी तंत्र और चक्रों के अनुसार खेती करना। तीसरा है निष्पक्षता का सिद्धांत, पर्यावरण और सभी जीवों के साथ न्याय और सम्मान। सेवा का सिद्धांत, वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा। नेक्स्ट बात करें जीवाश्म खाद और उनका वर्गीकरण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीवाश्म खादें का उपयोग कर सकते हैं आप। अगर कीटनाशी उर्वरक का उपयोग नहीं करेंगे तो किसका उपयोग करेंगे पोषक तत्व के लिए? तो जीवाश्म खादों का। तो बात करते हैं जीवाश्म खादों के वर्गीकरण की, तो इसे 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है स्थूल कार्बनिक खादें, दूसरा है सांद्रित कार्बनिक खाद। स्थूल कार्बनिक खाद के अंदर बात करें तो कार्बनिक पदार्थ अधिक, पोषक तत्व कम होते हैं। जैसे ट्रॉली भर के खेत में डालते हैं अपन गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होता है, पोषक तत्व कम होते हैं। दूसरी है सांद्र कार्बनिक खाद, कार्बनिक पदार्थ कम, पोषक तत्व अधिक। उदाहरण की बात करें तो इसकी होती है खली, हड्डी का चूरा, रक्त की खाद। परीक्षा बिंदु की दृष्टि से जीवाश्म खाद से मृदा की भौतिक, रासायनिक और एवं जैविक तीनों अवस्थाओं में सुधार होता है, यानी सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं जीवाश्म खादों से। नेक्स्ट हम बात करें तो गोबर की खाद। गोबर की खाद का प्रयोग हमारे देश में प्राचीन काल से ही हो रहा है। गोबर की खाद से तात्पर्य है ऐसी खाद से है जिसमें घरेलू पशुओं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि के ठोस तथा द्रव मलमूत्र से सनी बिछावन। बिछावन क्या होती है? पुआल, भूसा, चारा, पेड़ पौधों की पत्तियां आदि जो बच जाता है उसको बिछावन बोलते हैं। को गड्ढों में सड़ाकर तैयार की गई खाद क्या कहलाती है? गोबर की खाद। गोबर की खाद के मुख्य घटकों की बात करें तो पहला है गोबर, दूसरा है मूत्र, तीसरा है बिछावन। गोबर खाद के अंदर पोषक तत्व पूछे जाते हैं काफ़ी बार, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। गोबर की खाद के मुख्य तत्व बार बार पूछे जाते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा 0.5%, फास्फोरस 0.25% एवं पोटेशियम 0.5%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट बात करें अपन गोबर की खाद तैयार करने की विधियाँ, तो प्रचलित विधि है देश में गोबर की खाद तैयार करने की वर्तमान प्रचलित विधि दोषपूर्ण विधि है। जो अपन खेत पर तैयार करते हैं उसे दोषपूर्ण माना गया है। वही एक सबसे अच्छी विधि मानी जाती है गड्ढा विधि या ट्रेंच मेथड। इस विधि से खाद बनाने के लिए एक पशु के लिए 1.10 मीटर गहरा, 2 मीटर चौड़ा व 3.0 मीटर लंबा गड्ढा 1 वर्ष के लिए पर्याप्त रहता है। ठीक है। कंपोस्ट खाद। कंपोस्टिंग एक जैव रासायनिक क्रिया जिसमें वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर बारीक खाद बनाते हैं। यही संपूर्ण सड़ी हुई खाद क्या कहलाती है? कंपोस्ट खाद कहलाती है। ठीक है। भारत में तैयार की जाने वाले कंपोस्ट इस प्रकार है, 2 प्रकार से तैयार की जाती है। पहला है फार्म अवशिष्टों से तैयार कंपोस्ट। इसमें खरपतवार, फसल अवशेष, पशुओं का बचा हुआ चारा, पेड़ पौधों की पत्तियां आदि काम में ली जाती है। खरपतवार क्या होते हैं? अवांछित पौधे या अनवांटेड प्लांट्स जिन्हें किसान अपने खेत में नहीं उगाता है फिर भी उगाते हैं, उनका भी उपयोग करते हैं फार्म अवशिष्टों को तैयार करने में ना। दूसरा है शहर व कस्बों के अवशिष्टों से तैयार कंपोस्ट। यह शहर का मल, कूड़ा, करकट, अन्य कार्बनिक कचरा आदि से तैयार किया जाता है। कंपोस्ट बनाने की विधियाँ 3 होती है, इंदौर विधि, बेंगलोर विधि, नेडेफ विधि। इसमें बार बार पूछा जाता है इंदौर विधि के बारे में। जैसे बात करें, यह विधि अल्बर्ट हॉवर्ड तथा यशवंत डी वॉर्ड के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर में वर्ष 1924 से 1931 के मध्य विकसित की गई। बात करें हम कंपोस्ट बनाने की विधियों की, तो पहला देखिएगा इंदौर विधि अल्बर्ट हॉवर्ड और यशवंत डी वॉर्ड के द्वारा आविष्कार किया गया। इसकी प्रकृति होती है वायवीय होती है। समय इसको बनने में 4 माह का समय लगता है। वहीं बेंगलोर विधि की बात करें तो इसका आविष्कार C.N. आचार्य ने किया। अवायवीय विधि है और समय इसको भी लगभग 4 महीने लगता है। नेडेफ विधि N.D. पांड्री पांडे द्वारा विकसित की गई है। नेडेफ काका द्वारा, महाराष्ट्र के थे, उनके द्वारा नेडेफ विधि वायवीय होती है और 90 से 120 दिन में कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तीनों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके आविष्कर्ता बार बार जेड एग्ज़ाम 12th बोर्ड में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और ये भी पूछ लेते हैं वायवीय विधि है, अवायवीय विधि कौन सी है। तो दोनों विधियां वायवीय है, सिर्फ बेंगलोर विधि कैसी है? अवायवीय विधि है। बात करें नेडेफ विधि के टैंक स्ट्रक्चर की, किस प्रकार से बनती है, तो इस पूरी प्रक्रिया में नेडेफ विधि में 1500 से 2000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है सबसे पहले। और इसके अंदर क्या क्या डालते हैं? वनस्पतिक अवशेष 6 इंच मोटी परत सबसे पहले डाली जाती है, लगभग 100 किलो। दूसरी जो होती है परत, गोबर का घोल 4 से 5 किलोग्राम गोबर प्लस 125 से 150 लीटर पानी। और ऊपर की परत होती है सूखी छनी मिट्टी, डालते हैं 50 से 60 किलोग्राम और छिद्र रखते हैं, इसलिए इसके अंदर वायु जाती है। थोड़ी बहुत वायवीय विधि है। लगभग जो आकार होता है वो गहराई 3 फीट गहराई रखी जाती है और चौड़ाई 9 इंच चौड़ी दीवार बनाते हैं। 10 फीट लंबाई और 6 फीट चौड़ाई रखी जाती है इसके अंदर, नेडेफ विधि के अंदर। नेक्स्ट बात करें अपन वर्मी कंपोस्ट। केंचुओं द्वारा तैयार खाद क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट खाद कहलाती है। और परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद की तुलना में एक्टिनोमाइसिटीज की मात्रा 8 गुना अधिक होती है। क्या होता है एक्टिनोमाइसिटीज? जब बारिश होती है, पहली बारिश जब होती है उस टाइम पे जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है वो एक्टिनोमाइसिटीज के कारण ही आती है। और ये जो एक्टिनोमाइसिटीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। इसमें जो वर्मी कंपोस्ट के अंदर गोबर की खाद की तुलना में 1.2 से 2.5% नाइट्रोजन होती है, यानी लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा नाइट्रोजन होती है इसके अंदर। नाइट्रोजन की मात्रा आपसे पूछे अगर वर्मी कंपोस्ट के अंदर तो 1.2 से 2.5%। केंचुओं के प्रकार काफ़ी बार पूछे जाते हैं, एपिजिक, एंडोजिक और डायोजिक, 3 प्रकार के केंचुए होते हैं। पहली बात करें अपन केंचुओं में, एपिजिक केंचुए 1 मीटर गहराई में रहते हैं। कृषि अवशेष खाते हैं ये।
कंपोस्ट के लिए सर्वोत्तम है। उदाहरण की बात करें, एसिनिया फोएटिडा लाल रंग के होते हैं, 3 से 4 इंच लंबे भी होते हैं। एपिजिक, 1 मीटर की गहराई पर कौन से केचुए पाए जाते हैं? तो एपिजिक केचुए। कृषि अवशेष खाते हैं, मिट्टी कम खाते हैं, है ना। 90% कृषि अवशेष खाते हैं, 10% मिट्टी को खाते हैं। दूसरे होते हैं एंडोजिक, गहरी सुरंग बनाते हैं, मिट्टी खाते हैं, जल निकास में उपयोगी। तीसरे होते हैं डायोजिक केचुए, 1 से 3 मीटर गहराई पर होते हैं, दोनों के बीच की श्रेणी है, यानी ये 50% मिट्टी और 50% कृषि अवशेष खाते हैं। इस प्रकार ये वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है और इन्हें हम जैविक खेती के अंदर यानी शुद्ध जो होता है अपना उत्पादन करने के लिए उपयोग में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम खाद की बात करेंगे अगले पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट कल जो देखेंगे हम। धन्यवाद।